ठीक। आज बहुत लोग ज्वाइन करने के मूड में आ गए हैं। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आप बताइएगा कि इज इट आपको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके सर। ओके, तो पिछली क्लास में हमने वन डायमेंशनल ऑसिलेटर के लिए, एक रेखीय दोलित्र के लिए जो हमने पढ़ा है, उसके लिए हमने फेज ट्रेजेक्ट्री निकाला था। और ये पाया था कि फेज ट्रेजेक्ट्री जो है वो इलेप्टिकल है। फेज ट्रेजेक्ट्री जिसमें कि उसके सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, द फेज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द linear harmonic oscillator can be represented in terms of energy, ट्रू या फॉल्स? तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? ट्रू। हाँ, एक एक्सिस की लंबाई जो है आधी, मतलब ये मेजर है, ये बड़ी लंबाई है। इसकी जो हाफ जो है सेमी मेजर एक्सिस अंडर रूट टी 2e/k है, और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो अंडर रूट ऑफ 2me है। तो और ये जो फेस पॉइंट है वो इलिप्स में बार बार ऐसे ट्रैवल क्या बोलेंगे, इट विल ट्रेस दिस पाथ। ट्रैवल नहीं बोलेंगे, ट्रेस करेगा ये पाथ को। और अब आगे बढ़े अगली क्लास में। तो मैंने ये कहा था कि मोशन इतना, जो किसी भी पार्टिकल का मोशन है वो इतना सिंपल नहीं होता। सिंपल नहीं होने का मतलब क्या है? इट इज नॉट ऑलवेज वन डायमेंशनल, इट कैन बी टू डायमेंशनल, इट कैन बी थ्री डायमेंशनल एंड सो ऑन। तो वन डायमेंशनल में तो बहुत आसान था बातें। वन डायमेंशनल में क्या था कि वन डायमेंशनल मोशन में, वन डी मोशन में फेज स्पेस का डायमेंशन था टू डायमेंशन, एक्स एंड पी एक्स। लेकिन जब जनरलाइज केस लेते हैं जिसमें कि मोशन जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में हो रहा है, तब हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी? सिक्स कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। तीन जो होंगे वो पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे, और तीन जो है वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी क्षण पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमारे को छह कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और वो भी जब हमने कहा था मोशन कैसा हो रहा है, ट्रांसलेटरी या स्थानांतरण गति हो रही है। और अगर साथ में अगर वाइब्रेशन भी हो रहा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उसमें दो एटम है, तो सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ वो रोटेट भी कर सकता है, और जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट भी कर सकता है। तो कॉम्प्लिकेटेड मोशन कब बन जाएगा? जब वाइब्रेशन और रोटेशन भी आ जाएगा। लेकिन अभी अगर हम सिंपल बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन में सिर्फ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, अगर एक सिंगल पार्टिकल की बात करें। तो अब अगली एक नया स्लाइड डालते हैं, और आप लोग को अब हमको पढ़ना क्या है? दी सिक्स डायमेंशनल फेज स्पेस। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, सुनाई दे रहा है। ओके, सर आवाज तो क्लियर है, वो आपका स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है। तुम पिन कर लो। पिनअप है सर। सबको नहीं दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रही है सर, सर। दिखाई तो दे रहा है। है? दिख है? रहा है। दिखाई दे रहा है सर। दिखाई पता नहीं दे रहा मेरे दिख में रहा है क्या सर। दिक्कत है। है? भूल गया था कि वो किताब है करके। हाँ, तो अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? हम्म। जी सर, उपेन, दिख रहा है सर। उपेन पता नहीं एक सर, बार मेरे में नहीं दिख रहा है। पिनअप करो उसको। तो पिनअप है सर, पिनअप है आपका, पी तो लिखाया एक हुआ है।
हाँ, पिनअप है। तो एक बार लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन करके देखो, ठीक। है ना। तो देखिए 6 डायमेंशनल फेज स्पेस में दिक्कत क्या होगी कि अब हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, 6 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, ठीक है। और 6, देर विल बी 6 एक्सिस, एक होगा एक्स वाई जेड जो परंपरागत आप जानते हैं, जिसको अपन नोटेशन में इस तरीके से लिख देते हैं, और फिर उसी तरीके से पी एक्स पी वाई और पी जेड होगा। ये सारी बात जब हम कह रहे हैं तो हमको खुद ही समझ में आने लगा कि अगर मैं 3 और एक पैरेलल सेट ऑफ एक्सिस ले लूं एक्स वाई जेड के, तो किसी भी पॉइंट के अब कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, आंसर क्या होगा, किसी भी पॉइंट के 6 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, होंगे। ओके। यस जी सर। सर। और 6 कोऑर्डिनेट्स जब एक पॉइंट के हो जाएंगे तब उसके बाद क्या होगा कि समय के साथ टाइम चेंज होगा, तो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। जब टाइम चेंज होगा तो टी डैश टाइम पर फिर ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पी एक्स डैश पी वाई डैश एंड सो ऑन। तो कहने की बात है कि यहां पर भी हमको क्या मिलेगा, ना सिर्फ 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में मिलेगा, बल्कि 6 डायमेंशनल फेज स्पेस में भी आपको एक फेज ट्रेजेक्ट्री मिलेगी। फेज ट्रेजेक्ट्री वो है जो कि वो ट्रेजेक्ट्री है जो बताती है कि ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे समय के साथ बदल रहे हैं। तो अगर डिग्री ऑफ, अब यहां पर मैं जब 6 डायमेंशनल फेज स्पेस पढ़ते हैं तो अक्सर आप किताबों में देखेंगे कि एक टर्म यूज करता है जिसको कि वो उपेन ज्वाइन कर लिए। हाँ सर, हो गया, आ गया। चलो ठीक। तो जब आप किताब देखेंगे, अक्सर जब आपने मैकेनिक्स भी पढ़ा होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में, तो वहां पर भी आपने एक टर्म पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से फेज स्पेस का रिलेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हम फेज स्पेस को रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वही पढ़े हैं जो, अगर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर 1 डायमेंशनल मोशन है, तो फेज स्पेस का डायमेंशन 2 होगा। अगर एक सिंगल पार्टिकल और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है उसके, तो फेज स्पेस का डायमेंशन 6 होगा। और इन जनरल अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो फेज स्पेस का डायमेंशन कितना होगा, कितना होगा, 3n कितना माइनस लिखा के। है, देखो देखो देखो, इधर से देखो, जब सिंगल है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो फेज स्पेस का डायमेंशन x और px से मिलकर या y py या z py से बन गया, तो 2 डायमेंशनल फेज स्पेस हो गया। और अगर मान लीजिए 3 है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब ये कितना डायमेंशनल फेज स्पेस हो गया, 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो कितना डायमेंशनल फेज स्पेस हो गया, 2f डायमेंशनल स्पेस हो गया, फेज स्पेस हो गया, 2f डायमेंशनल फेज स्पेस हो गया। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाएंगे तो हमेशा द फेज स्पेस विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां लिख लो, द डायमेंशंस ऑफ द फेज स्पेस, द डायमेंशंस ऑफ द फेज स्पेस is twice the degree of freedom। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ट्वाइस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहां तक आपको समझ में आया तो हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक्सटेंड किया है नोटेशन को। यहां पर भी फेस पॉइंट बनेगा, यहां पर भी फेस ट्रेजेक्ट्री बनेगी, यहां पर भी डायमेंशन बनेंगे फेज स्पेस के, तो इत्यादि ये सारी बातें एज इट इज, जैसा हमने 2 डायमेंशनल फेज स्पेस में पढ़ा था वैसे ही को एक्सटेंड कर दिए। अब आगे बढ़े, बढ़े आगे। हेलो, यस सर। ओके।
थोड़ी यार ये दरवाजे की आवाज को कम कर दो या खोल दो यार। एक मिनट। अब मैं देखिए इस अगेन क्वेश्चन एक्सटेंड क्वेश्चन और आंसर दोनों एक्सटेंड करता हूं जो हमने 2 डायमेंशनल फेस स्पेस में पढ़ा था। हाउ विल यू डिवाइड द फेज स्पेस? कौन सा फेज स्पेस? 6 डायमेंशनल फेज स्पेस into phase cells. How will you divide the 6 dimensional phase space into phase cells? और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं on the basis of uncertainty principle. Uncertainty principle. देखिए मैं इसलिए टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको फेज स्पेस ठीक से समझना है, क्योंकि यही दो इसी पर बेस्ड है वो दो पॉस्टुलेट्स और हाइपोथेसिस। तो जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करे थे 1 डायमेंशनल मोशन के लिए, तो हमारे पास एक ही रिलेशन था, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच और एच अपॉन 2 पाई सो ऑन। और मिनिमम वैल्यू कितनी थी इसकी इन अनसर्टेनिटीज की? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच, विच इज द मिनिमम वैल्यू। ये क्या वैल्यू हो गई? मिनिमम वैल्यू। तो अब कोई मुझे संकेत दे, आप लोग में से कितने लोग हैं जरा देखूंगा। हाँ 20 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड। इन 20 लोगों में से देखें कोई प्रयास करे कि जैसे ही सर ने ये अनसर्टेनिटी इक्वेशन रिलेशनशिप लिखी है फॉर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और हम पढ़ना चाह रहे हैं 6 डायमेंशनल फेज स्पेस में फेज स्पेस को फेज सेल्स में कैसे डिवाइड करें। तो अब आप तार्किक रूप रीजन के हिसाब से आप बता सकते हैं अगला काम हमको क्या करना चाहिए। अगला स्टेप क्या होगा, कोई बताएगा? सर उसकी जैसा हमने ये उपेंद्र, जैसे हमने ये इक्वेशन लिखे हैं, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी लिखा है, वैसे ही बाकी कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आंसर दे दीजिए। जी सर, जी सर। लिख सकते हैं ऐसा? डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड इज इक्वल टू जी एच। सर। ओके, लिख सकते हैं ऐसा? ठीक। ये मैंने ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि अब मेरा फेज स्पेस, जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो 3 है। So if there is an uncertainty in the x coordinate of position and momentum, there will be also uncertainty in the y coordinate of position and momentum, and also in the z coordinate of the position and momentum. And the minimum value of the uncertainty is defined by the uncertainty principle. तो एक काम करें, ये सारे जो इक्वेशंस लिखे हुए हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज y और z और x कंपोनेंट के लिए लिखी हुई है, इसको कंबाइन कर दें। और कंबाइन करने का मतलब क्या हो गया? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा पी जेड, ये सब किसके बराबर हो गया? एच क्यूब। किसके बराबर हो जाएगा? एच क्यूब। एच क्यूब के बराबर हो। ओके, ना इंटरप्रेट, इसकी व्याख्या कीजिए, इस वॉल्यूम एलिमेंट की व्याख्या कीजिए। काइंडली इंटरप्रेट दिस वॉल्यूम एलिमेंट। व्हाट इज दिस? ये जो हमने वॉल्यूम बोल के तो मैंने आपको संकेत दे दिया। ये जो लेफ्ट साइड में जो कई 6 डेल्टाज लिखे हुए हैं, स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा पी एक्स डेल्टा, ये किसको हम क्या नाम दे सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें इसको? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
वॉल्यूम, अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब मैं x से x प्लस डेल्टा x गया, एक लंबाई डेल्टा x बनी, मैं y से लेके y प्लस डेल्टा y गया तो एक छोटी सी लंबाई डेल्टा y एंड सो ऑन। ऐसे ही z के लिए z से लेके z प्लस डेल्टा z, और उसी तरीके से px py pz के लिए। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ, पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट, ये क्या चीज को डिफाइन करता है? तो अभी किसी ने उत्तर दिया, दिस डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है? दिस डिफाइंस एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या बन जाता है? थ्री डायमेंशनल स्पेस में तो आपको सबको मालूम है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या बन जाता है? इसका वॉल्यूम एलिमेंट, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। वैसे ही अगर पी एक्स पी वाई पी जेड लेंगे तो डेल्टा पी एक्स कंबाइन कर दें तो इट विल डिफाइन एन एलिमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे आगे? कंप्लीट करिए, बोल के बताइए किस चीज को परिभाषित वॉल्यूम। करता है? हाँ, वॉल्यूम। कितने डायमेंशन? आगे से वॉल्यूम दूसरा एलिमेंट बोलिए। ऑफ 6 डायमेंशन। 6 dimension. This defines an element of volume of 6 dimension. And it is what? ये क्या कहलाएगा? ये एक मिनिमम वॉल्यूम जनरेट किया हमने फेस स्पेस में। ये हमने एक मिनिमम, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे ऊपर दावा ठोक के रखा हुआ है कि आप इस वॉल्यूम के साइज को इससे छोटा नहीं कर सकते। सो द मिनिमम वॉल्यूम, अरे यार हेलो, कोई है यहां पर? एक मिनट। हाँ, तो इट डिफाइंस ए मिनिमम वॉल्यूम। ओके, तो इस मिनिमम वॉल्यूम का साइज कितना हो गया? ये मिनिमम वॉल्यूम का साइज कितना हो गया? मिनिमम वॉल्यूम का साइज कितना हो गया? एच क्यूब हो गया। सुनाई दे रही है बात? जी सर। ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम इन द फेज स्पेस, मिनिमम वॉल्यूम इन द फेज स्पेस विल बी एच क्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड ए 6 डायमेंशनल मिनिमम वॉल्यूम। इसी को यहीं पर, ये जो एच क्यूब मिनिमम वॉल्यूम है, इट डिफाइंस ए क्वांटम स्टेट, इट डिफाइंस एन एनर्जी स्टेट, इट डिफाइंस ए क्वांटम स्टेट, इट डिफाइंस ए क्वांटम स्टेट, ये ध्यान रखना। और अब हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? हाउ विल यू डिवाइड द फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स? हाउ विल यू डिवाइड द फेज स्पेस इनटू द फेज सेल्स? वॉल्यूम को तो घटा। अब उपेंद्र, हाँ वॉल्यूम क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी लोकेशन इस कमरे के अंदर क्या है, तो इट इज ए, अगर आप मतलब एक, मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं कि आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो और वो तो माइक्रोस्कोपिक बेचारा छोटा सा कण है, और छोटे से कण के लिए हम बोल रहे हैं, उसके स्टेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक बड़े वॉल्यूम में कहीं पर होगा और वो वॉल्यूम का डायमेंशन 6 डायमेंशन है, वो कहीं पर होगा। तो इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बोला, अगर आप कमरे के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपका कमरा टाइल्स में बटा हुआ है, उसका फ्लोर टाइल्स में बटा हुआ है, तो आप क्या बता देंगे? पहले रो के पहले कॉलम में हूं आप, या फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में हूं?
तो आप उसको और स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि नहीं, आप और लोकेशन को क्लियर करना चाहेंगे कि नहीं, करना चाहेंगे। तो इसीलिए यहां पर भी टू स्पेसिफाई द स्टेट, टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, to specify the state of a system, we have to divide the phase space into phases। इस पूरे को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा इनटू फेस सेल्स ऑफ। तो विरोध हो सकता है, मैं एक तरीके से डिवाइड करूं, आप दूसरे तरीके से डिवाइड करें, और फिजिक्स तो ये कहती है कि एक ही तरीका है डिवाइड करने का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इनटू फेस सेल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, और इक्वल वॉल्यूम कितना है, एच क्यूब। तो अब डिवीजन ऑफ फेस स्पेस इनटू फेस सेल्स करें, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था 2 डायमेंशनल फेस स्पेस की बात। उपेंद्र आप थे उस क्लास में, शायद नहीं थे। जितने लोग नहीं थे तो अब वो ज्यादा लोग ध्यान से देखें। थे उपेंद्र आप उस क्लास में? नहीं सर। हाँ, तो आज उसको फिर से देख लो, मैं बता दे रहा हूं। हम्म। हम जब डिवीजन करेंगे तो हम एक पैरेलल लेते हैं, एक समांतर एक चित्र सामने रखते हैं जिसमें कि 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल फेज स्पेस है, कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी 2, और हमने ये कहा कि इस पार्टिकल का मोशन ऐसा हो रहा है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 0 से लेके x0 तक, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 0 से लेके p0 तक। तो मान लीजिए इस 2 डायमेंशनल फेस स्पेस पे आते हैं, ये 0 है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू x0, y कोऑर्डिनेट जो px है उसकी एक्सट्रीम वैल्यू p0। ठीक, तो जैसे ही हमने x0 और p0 फिक्स किया, तो हम एक काम करें, वी ड्रॉ बाउंड्रीज इन दिस 2 डायमेंशनल फेस स्पेस। अब बाउंड्रीज कहां से आ रही है कि भाई जो भी कोऑर्डिनेट होगा पार्टिकल का, मोमेंटम कोऑर्डिनेट इससे बाहर नहीं जा सकता। मैं गलत बोल रहा हूं? जो सही भी है। मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा वो इसके सही है, और जो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो इसके बाहर नहीं जा सकता। क्लियर है बात? इट कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ x0, मोमेंटम कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू p0 से एक्सीड नहीं हो सकती। तो जैसे ही ये बाउंड्री बनाया मैंने फेज स्पेस में, तो ये बाउंड्री के नीचे का जो हिस्सा है ये क्या कहला गया, ये क्या जनरेट हुआ, एरिया हुआ कि वॉल्यूम? वॉल्यूम हुआ कि एरिया हुआ, सोच के आयतन। बोलिएगा। एरिया आयतन सर, आयतन। अगर आप इस तरीके, क्यों आयतन बोल रहे हो? 2 डायमेंशनल फेस स्पेस में आयतन जनरेट होगा क्या? हाँ तो फिर एरिया। ब्लैक बोर्ड की सतह को के बारे में बात करिए तो ये क्या जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा? एरिया एरिया जनरेट होगा। आयतन कहाँ आया? 2 डायमेंशनल एरिया जनरेट होगा। और फिर हम इसको अगर एरिया को डिवाइड करें फेस सेल में, तो हमारे पास टोटल एरिया कितना अवेलेबल है? टोटल एरिया अवेलेबल है कितना? x0 इंटू p0, x0 इंटू p0। कोई ज्वाइन करना चाहता है? चलिए, x0 इंटू p0। और एक सेल का एरिया क्या होगा? मिनिमम एरिया ऑफ 1 सेल इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? सोच के बोलना। हम 2 डायमेंशनल फेस स्पेस पढ़ रहे हैं, अब मेरे पास अनसर्टेनिटी रिलेशन का एक ही प्रोडक्ट पर्याप्त है, और वो प्रोडक्ट क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो यहां पर मिनिमम एरिया ऑफ सेल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना होगा? ये गलत लिखा हूं कि सही लिखा हूं? एच।
तो नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, x0 इंटू P0 अपॉन H हो जाएगा। तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो टोटल एरिया है इसको हम डिवाइड कर दें अब कई सारे सेल में, इसको मिटा देता हूं और अब आप क्या कर सकते हैं, कई सारे सेल में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड द एंटायर एरिया x0 P0 इंटू ए नंबर ऑफ सेल्स। तो कर देते हैं उसको, कैसे करेंगे आप सीधा, अभी 2 डायमेंशनल सरफेस पे तो आसान होता है इसको करना, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अब क्या करें, यहाँ पर इसको हम वर्टिकल लाइन डालें, वर्टिकल लाइन डाल के हमने इसको फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो एक एक सेल अब जो बने यहाँ पर, एक एक सेल में एक एक पार्टिकल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता नहीं है, मतलब उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट इस सेल में लाई कर सकता है। और पहले मैं कह रहा था कहीं पर x0 और P0 के बीच में है, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 से x0 और 0 से P0 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। और अब मैं शायद कह पाऊंगा कि ये पार्टिकल सेल की अगर नेमिंग कर दें, ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठवां, तो कौन से नंबर ऑफ सेल में है ये हम अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 11वें नंबर में है कि 15वें नंबर पे है, एंड सो ऑन। सो यू कैन स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ ए सिस्टम बाय डिवाइडिंग द फेज स्पेस इनटू नंबर ऑफ सेल्स ऑफ इक्वल एरिया और इक्वल वॉल्यूम। ये बात समझ में आई कि नहीं आ रही है, कि नेटवर्क का इश्यू आ गया? नेटवर्क का इश्यू तो नहीं आया? नो सर। नहीं आया ना, चलो ठीक है, होपफुली जल्दी से कम इसको तो कर दें। अब हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि 6 डायमेंशनल फेस स्पेस को कैसे डिफाइन करें, वॉल्यूम में कैसे डिफाइन करें। तो मान लीजिए V, अब लिख लीजिएगा या कॉपी में सब, VR इज द वॉल्यूम इन 3 डायमेंशनल स्पेस XYZ, मतलब अभी हम फेस स्पेस में 6 डायमेंशन PX, PY और PZ। VR जो है वो साधारण आयतन है। उपेंद्र, मैं नाम किसी का भी ले रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि सबका ध्यान नहीं है। फनीश्वर ने बहुत लेट ज्वाइन किया है। VR जो है वो साधारण आयतन है, आपके कमरे का आयतन। गलत बोल रहा हूं मैं? 3 डायमेंशनल स्पेस में सही है, सही सही। और एक और वॉल्यूम लिख रहा हूं VP, इट इज द वॉल्यूम इन 3 डायमेंशनल, यहां पोजीशन स्पेस लिख दो, एंड VP इज द वॉल्यूम इन द 3 डायमेंशनल कौन सा स्पेस? मोमेंटम स्पेस। क्या लिख दिया सर ने, क्या लिखा? वेरी गुड। वॉल्यूम कितना होगा? VR इंटू क्या हो जाएगा? VP। VR इंटू क्या होगा? VP हो जाएगा। और इस टोटल वॉल्यूम में अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फेस सेल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेस सेल्स कितने होते हैं, तो अब आप में से कोई आंसर देके बताए मुझे कितना होगा। नंबर ऑफ फेस सेल्स इन दिस 6 डायमेंशनल 6D वॉल्यूम कितना होगा? बोलिए। डेल एक्स, डेल वाई, डेल पी, डेल जेड और PX, बोलिए। PY, PZ। नहीं, वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम तो ये, हाँ, वॉल्यूम ये फिक्स हो गया है। किताब की पढ़ी हुई चीज को रिकलेक्ट मत करो। सर ने बोला कि टोटल वॉल्यूम है VR इंटू VP। ओके, मैंने पूछा कि कितने फेस सेल होंगे इस वॉल्यूम को। इमेजिन करिए कि 2 डायमेंशनल फेस स्पेस पे जब नंबर ऑफ सेल निकाला गया था तो तरीका ये था, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वन
सेल। तो एच क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एच क्यूब। वेरी गुड, वी आर इंटू वीपी एच क्यूब अपॉन से डिवाइड। एच क्यूब। अतुल ठीक बोल रहे हैं, वी आर इंटू एच क्यूब हो जाएगा। और जो अभी थोड़ी देर पहले उपेंद्र बोल रहे थे, किताब में जो लिखा रहता है नोमेनक्लेचर, उसमें अगर मान लो मैं वी आर और वीपी नहीं लेता और मैं वॉल्यूम एलिमेंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो वर्षा आप बता सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे या नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, क्वांटम स्टेट्स क्या हो जाएंगे, या नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डीपी एक्स इंटू डीपी वाई इंटू डीपी जेड। आगे बताइए वर्षा, फनीश्वर बताइए। हाँ, मैं रोक के पूछ रहा हूं आपसे इसलिए आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अभी भी क्या करोगे, नंबर ऑफ बाई एच सेल्स क्यूब। निकालोगे तो एच क्यूब। बाय एच क्यूब रहेगा। ओके, बाय एच क्यूब रहेगा। तो जो नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे वो कब ज्यादा रहेंगे और कब कम रहेंगे, कौन आंसर देगा? देखिए मैं आपको रटा दे रहा हूं, अब आपको फेज स्पेस आगे और तकलीफ नहीं देगा। So the number of cells will, when it will increase and when it will decrease, when it will increase and when it will decrease, increase or decrease, ये सारे संबंध को आप देख लें। ये इक्वेशंस को कहां पे आ रहा था, ये ऊपर आता है, ऊपर आता है, ये तो फिक्स है भाई, ये तो दिस इज वी हैव प्रिस्क्राइब, निर्धारित कर दिया गया है कि फेस सेल का वॉल्यूम इतना होगा। ओके, सो कला कोष्ठिकाओं की संख्या, सेल को बोलते हैं, फेस सेल को कला कोष्ठिकाएं। तो कब नंबर ऑफ फेस सेल्स ज्यादा होंगे, कब आपको अवसर ज्यादा होगा, कब आपको अवसर ज्यादा होगा? अगर चलिए मैं आपके सामने एक चित्र बनाता हूं, जब उसकी एक प्राइस चित्र बनाता हूं, एक मिनट देखिए, एक चित्र बना दिया मैंने और फिर एक और चित्र बना दिया, ये एरिया के हैं, और फिर मैंने एक और चित्र बनाया। So when will be the number of cells more? देखो कोई नहीं देगा जब एरिया जवाब। ज्यादा होगा। अनसर्टेनिटी कम होगी। एरिया ज्यादा होगा, और एरिया कब ज्यादा होगा? जब अनसर्टेनिटी कम होगी। नहीं नहीं नहीं, एरिया, अनसर्टेनिटी तो फिक्स हो गई, अनसर्टेनिटी के आधार पर हमने इसको फिक्स कर दिया। अतुल, चीज को मिक्स मत करो। अनसर्टेनिटी के आधार पर हमने सेल का क्षेत्रफल या सेल का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ठीक। मैंने ये पूछा कि सेलों की संख्या कब बढ़ेगी। इन डायग्राम को देख के आपको कुछ नहीं लग रहा? जब अगर, अच्छा मैं ये लिखता हूं कुछ चीज, अब इनके आधार पर आप स्टेटमेंट कंप्लीट करिए। जब अंतराल, आगे की लाइन, निर्देशांकों का अंतराल बड़ा हो या बढ़ेगा। छोटा हो? छोटा हो, छोटा हो। वेरी गुड। निर्देशांकों छोटा होगा, छोटा होगा तो फिर अगर मान लो छोटा होगा, x is so much and px is so much, so how many cells? Only 2 cells. When x is this much and px is this much, then there will be number of cells. तो आपको ये बात कन्विंस नहीं कर रही है क्या? अगर मैं बोलूं कि x का मान इतना बदल रहा है और px का मान इतना बदल रहा है, तो आपने कितने सेल में डिवाइड कर दिया है इसको? 4 सेल में। लेकिन x का मान इतना बदल रहा है और px का मान इतना बदल रहा है, तब आपके पास कितने सेल बन जाएंगे? ज्यादा होंगे कि कम होंगे? आंसर ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे सर। ज्यादा होंगे सर। ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो फिर बेटा ये लिखो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सेलों की संख्या
या क्वांटम अवस्थाओं की संख्या या पार्टिकल्स को वेरियस एनर्जी स्टेट्स में अरेंज करने के विकल्प ज्यादा कब मिलेंगे, क्योंकि हम उन विकल्पों की ओर जा रहे हैं, हम वो सूक्ष्म अवस्थाओं की ओर जा रहे हैं, धीरे से हम वो माइक्रो स्टेट्स की ओर जा रहे हैं, जब आपका जो कोऑर्डिनेट्स का इंटरवल है वो अधिक हो, व्हेन द इंटरवल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज मोर लार्ज, व्हेन द इंटर, अब घुमा के क्वेश्चन कोई पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, व्हेन द इंटरवल ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज लार्ज, और कोऑर्डिनेट्स का मतलब पोजीशन भी और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी दोनों, देन द नंबर ऑफ फेज सेल्स देन इंक्रीजेस। ठीक है, लिख लिया ये लिख लिया आपने, देन द नंबर ऑफ फेज सेल्स इंक्रीजेस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। सर एक बार समझाइए ना, समझ नहीं आया। आई कि नहीं आई? अच्छा वर्षा, मैंने पूरा क्या था आपसे क्वेश्चन, ये पूछा था कि सेल की संख्या कब बढ़ेगी, कब बढ़ सकती है। तो आप देख रहे हैं सेल की संख्या बढ़ने के लिए फॉर्मूला जो है, सेल की संख्या किससे निकलती है, ये वॉल्यूम है, या सर ने यहाँ पे लिखा था एरिया, लिखा था यहाँ पर एरिया लिखा था x0 p0, या यहाँ vr vp था, और भाग किससे दिए थे, एक बार h से भाग दिए थे एरिया के केस में, और वॉल्यूम के केस में h क्यूब से। म्यूट कर लो माइक। तो अब h और h क्यूब तो कांस्टेंट है ना कि नहीं है? मिनिमम साइज ऑफ सेल कांस्टेंट है कि नहीं? जी सर, फिक्स है एरिया और Constant है कांस्टेंट उसका। कांस्टेंट है। तो अब सेलों को बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, ये न्यूमरेटर पे आ जाइए आप, या तो वॉल्यूम बढ़ जाए, dx dy dz dpx dpy dpz बढ़ जाए, या x0 इंटू p0 बढ़ जाए। और dx dy dz dpz कैसे बढ़ेगा? अब जब मैं कहता हूं ये x है और ये x प्लस डेल्टा x है, तो डेल्टा x कितना हो गया भाई, ये डेल्टा x हो गया, लेकिन ये x है और ये x प्लस डेल्टा x है, तो डेल्टा x कितना हो गया, इतना हो गया। तो अगर इंटरवल ऑफ कोऑर्डिनेट्स बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आयतन है आप फेज स्पेस में, और वो ज्यादा से ज्यादा आयतन कब संभव है, जब अंतराल बढ़ेगा कोऑर्डिनेट्स का। अगर आपके पास एक छोटा सा ग्लास है और एक बहुत बड़ा बाल्टी है, ड्रम है, तो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और वॉल्यूम तब बढ़ा जब अंतराल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कोऑर्डिनेट्स का अंतराल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब आया समझ में? हाँ सर। ठीक, अब अगर मैं एक उदाहरण, हाँ तो एक उदाहरण लेते हैं, आप समझ में आया होगा, एक और उदाहरण लेते हैं, वर्षा को और समझ में आएगा। मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास है m, ओके, सिंगल पार्टिकल। अभी मैं 6 n डायमेंशनल फेज स्पेस में नहीं गया, और चाहता तो मैं, एक और पद्धति है जिसमें कि कोर्स बहुत जल्दी खत्म होता है, और उस पद्धति को मैं विश्वास नहीं करता, मैं उस पद्धति को अपनाता नहीं हूं। आप चाहें तो मैं जल्द, आप अगर आपकी कोशिश है तो आप चाहते हैं ऐसा, तो मैं उसको अपना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट इज योर चॉइस। क्लास एंड करते समय आपसे पूछूंगा भी। सिंगल डायमेंशनल मोशन है, एक पार्टिकल है m, ठीक, और वो किसमें बंद है, वो किसके अंदर बंद है, एक स्फेरिकल बॉक्स के अंदर बंद है, और उसकी रेडियस कितनी है, r है, और उस पार्टिकल का मोमेंटम कहां से कहां तक बदल रहा है, 0 से लेके p तक बदल रहा है। कहां तक बदल रहा है, 0 से लेके वेक्टर p तक। ये एक बॉक्स लिया, और एक बहुत छोटा बॉक्स ले लिया मैंने, इसमें भी r ले लिया, सिंगल पार्टिकल है और उसका मोमेंटम भी 0 से लेके p तक बदल रहा, p इज डिफरेंट, r इज डिफरेंट। तो अब आप बताओ कि मुझे वीआर और वीपी में किस में ज्यादा मिलेगा, आपको छोटे स्फीयर में मिलेगा कि बड़े स्फीयर में मिलेगा? बड़े में ज्यादा मिलेगा सर, इंटरवल ज्यादा होगा उसमें। बड़े, अच्छा, इंटरवल ज्यादा होगा कोऑर्डिनेट्स का।
सो दैट इज वाई मैंने ये कहा कि जब इंटरवल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, फेज स्पेस ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा फेज स्पेस में, कणों को वितरित होने के लिए विकल्प ज्यादा होंगे। द पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी एंड मोमेंटम, उसके कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा होंगे, तब नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे और तब माइक्रोस्टेट्स या सूक्ष्म अवस्थाएं बढ़ जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण लाइन क्या लिख देता हूं, इस उदाहरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं क्योंकि आगे जाके फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे अपन। तो क्योंकि अभी एक क्लास भी होने वाली है, ये परीक्षा होने वाली है, उसमें सर बुलाए हैं मेरे को। देखिए ये शायद उदाहरण आपका बीएससी सेकेंड ईयर का उदाहरण है, और अब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक पार्टिकल है जिसका कि मास m है, और ये क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में आता है भैया। किसमें आता है? सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। एक पार्टिकल है जिसका कि मास m है, वो किसके अंदर बंद है? एक स्फीयर के अंदर बंद है वो पार्टिकल, और उसका रेडियस है r। तो सबको मालूम है कि वी आर किसके बराबर हो जाएगा? 4/3 पाई आर इंटू क्यू हो जाएगा। और ये कहता है कि उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो 0 से लेके p तक बदल सकता है। ठीक, बदल सकता है। तो आई एम नाउ जस्ट आस्किंग यू व्हाट विल बी द वॉल्यूम इन द मोमेंटम स्पेस। आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ के मैं समाप्त करूंगा लगभग क्लास, क्योंकि बताएंगे आप वीपी कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 0 से लेके ई तक के बीच में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, और पार्टिकल की एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है। देखिए कई सारी बातें बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी है, उसकी कोई भी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। सो इट इज द एंटायर काइनेटिक एनर्जी। और मोमेंटम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके p तक। तो बर्तन का आयतन, बॉक्स का वॉल्यूम तो साधारण 3 डायमेंशनल स्पेस से में जो वॉल्यूम बनता है Vr इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अतुल आप बताएं कि Vp कैसे बनेगा, कैसे इमेजिन करें वॉल्यूम इन द 3 डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस, वॉल्यूम इन द 3 डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस। सो हियर इज अ वेक्टर विच इज px, py हो गया ये, और ये pz हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वेक्टर p हो गया, ये मोमेंटम वेक्टर p हो गया। मैंने बोला कि ये मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो 3 डायमेंशनल px, py, pz स्पेस में कितना वॉल्यूम बनेगा? वॉल्यूम इन द मोमेंटम स्पेस। कोई आंसर देने की कोशिश करे। चलो भाई बोलो, कैसे शुरू करेंगे? सर वीपी इक्वल टू आई इंटू वीपीएक्स प्लस जो नहीं 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 नहीं, वो तो वीपी मींस वॉल्यूम, फिर आई कैसे ले आ रहे हो? वो इज वॉल्यूम यूनिट है। क्या बोले? यूनिट वेक्टर के साथ में लिख रहा था मैं। क्या बोले? नहीं नहीं, यूनिट वेक्टर के साथ की बात नहीं है। आपके सामने पेन रखा होगा, रखा जी है? सर। You are having one pen in front of you. Let it be the p vector. इमेजिन करिए कि वो मोमेंटम वेक्टर की लंबाई है, ठीक है? अब उस पेन को आप रोटेट करिए 3 डायमेंशनल स्पेस में, रोटेट करिए 3 डायमेंशनल स्पेस में। क्या आकृति बना रहा है वो? क्या शेप बना रहा है? सर्कल की, स्फीयर की, रेक्टेंगल? सर्कल। 3 डायमेंशनल स्पेस में पेन रोटेट करेगा तो सर्कल बनाएगा कि स्फीयर बनाएगा? स्फीयर बनेगा। स्फीयर बनेगा। और उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा? उस पेन की लंबाई। वेरी गुड, उस पेन की लंबाई मतलब p, और तब फिर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई, ये वॉल्यूम।
तो सोच सकते होगा कि नहीं होगा। जी सर। मोमेंटम स्पेस पीएक्स पीवाई पीजेड, इमेजिन किया भाई मेरे सामने पीएक्स पीवाई पीजेड पड़ा हुआ है, मैंने एक पेन उठाया जो कि मोमेंटम वेक्टर की लंबाई बता रहा है। अब ये मोमेंटम वेक्टर इज नॉट इन दिस ओनली दिस डायरेक्शन, तो मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया। जब रोटेट करना शुरू किया तो उसने मोमेंट पूरे पीएक्स पीवाई पीजेड स्पेस में क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, और उस स्फीयर का रेडियस कितना हो गया, पी हो गया। तो वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस कितना हो गया, 4.3 पाई पी क्यूब हो गया। क्लियर है बात, जी क्लियर सर, है। सर। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने जी। हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, वी आर वी इंटू वीपी पी अपॉन एच क्यूब। एच क्यूब हो जाएगा। तो बाकी चीजें आसान है ना, एच क्यूब होगा। 6 डायमेंशनल हो गया ना फेस पे, 6 डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो जो मैं संडे को कोशिश करूंगा, आप लोग सहमत रहेंगे संडे की क्लास के लिए, अगर मैं आपको टाइम 1 घंटे पहले बता दूं। ये नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे सर। सर आप मंडे को ही क्लास ले लीजिए ना।